नमस्कार मित्रों। एक सीरीज शुरू की हुई है हमने जिसमें हम गोचर में यूज होने वाले सब चक्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ चक्रों को हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कोट चक्र, संघटा राशि चक्र, कुर्म चक्र, जो मेदिनी में यूज किया जाता है। आज जिस चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सूर्य कालानल चक्र। और ये जो सूर्य कालानल चक्र है इसका यूज डे टू डे प्रिडिक्शन में किया जाता है। दिन प्रतिदिन के प्रिडिक्शन में इसको किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी नक्षत्रों का यूज होता है और सूर्य एक नक्षत्र में लगभग, ये मान लीजिए, 13 से 14 दिन रहता है। तो आप देखिए, एक नक्षत्र का मान कितना होता है? एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 13 डेज। सूर्य 1 डिग्री चलता है ना एक दिन में। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि लगभग 13 से 14 दिन की प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो दिन ना मान के इसको आप ये मान लीजिए पक्ष। चलिए अब आगे देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं या इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दिनों में हमने कहा लगभग 13 दिन की प्रिडिक्शन, इसमें 13 से 14 दिन की प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सूर्य कालानल चक्र। सूर्य कालानल चक्र प्रिडिक्शन की ड्यूरेशन कितनी है? 13 डेज। सिद्धांत क्या है? गोचर। तो आज क्या है? 7 अगस्त 2026। इस दिन मैं बना रही हूँ ये वीडियो, यानी कि आज के गोचर को ही हम इसमें सेट करेंगे। तो देखिएगा आप क्या करेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम तीन ऐसे लाइन बनाएंगे। एक, दो और तीन। और तीन लाइनें ऐसे बनाएंगे। एक, दो, तीन। इसके बाद दो लाइंस को हम इस तरह से डायगोनल बनाएंगे यहाँ। एक, दो। और इसी तरह से दो लाइनों को हम यहां से इधर डायगोनल बनाएंगे ऐसे। एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे ये है ना, ये पॉइंट पूर्व दिशा के, इसको कहते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के पॉइंट्स में हम त्रिशूल बनाएंगे यहाँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा करना चाहती हूँ, ऊंचा कर देती हूँ। एक सेकंड। ऊंचा करके हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे त्रिशूल बनाने हैं। एक, दो और यहाँ पर ये तीन। किसी किसी बुक में ये दिया होता है तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हो। प्रिंट, उसके प्रिंट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बन गए त्रिशूल। अब त्रिशूल के नीचे, यानी कि इस वाले हिस्से पर, ऐसे आपको एक श्रृंग, श्रृंग मतलब सींग के जैसी आकृति बनानी है। दोबारा बनाती हूँ इसको, मैं यहां से बनाना शुरू करती हूँ। और चंद्रमा के सींगों की तरह ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस किसी अगर बुक में मिल जाए आपको ये बना हुआ, तो आप उसमें से फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा। ये हो गया। इसको कहते हैं श्रृंग। श्रृंग मतलब सींग। अब क्या करना है, यहाँ पे सब में एरो लगा देना है।
ये जो सूर्य कानाल चक्र हम बना रहे हैं, इसमें 28 नक्षत्रों का यूज किया जाता है, यानी अभिजीत नक्षत्र की भी बात करेंगे। अब अभिजीत नक्षत्र के लिए मैं क्या करूंगी, क्या नंबर लिख दूंगी, 21A लिख दूंगी। 21A इसलिए लिख दूंगी क्योंकि हम लोगों ने क्या किया होता है, सारे नक्षत्रों को और उनके नंबर्स को याद किया हुआ होता है। तो हमें वो अभिजीत की गड़बड़ हो जाती है फिर। क्योंकि जैसे अगर हम कहें कि 23वां नक्षत्र धनिष्ठा है, तो जब अभिजीत लिख देंगे तो वहां पर वो 24वां बन जाएगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कैसे करना है। अब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद क्या होता है कि जो सबसे बीच का ये वाला तीर है, यहाँ पे लिखते हैं 1। 1, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 इधर आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद, ये लगता है मुझे इसे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बाकी कुछ भी लिखना है यहाँ। इसके बाद क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे 7 अगस्त का हम बना रहे हैं, तो सूर्य कौन से नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र नोट कर लिया। तो सूर्य आज आश्लेषा नक्षत्र में है। तो अगर सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में है और आश्लेषा नक्षत्र का नंबर होता है 9, तो हमने क्या करना है, यहां पर हमने 1 लिखा था वहां पर 9 लिख देंगे। और 9 लिखकर सीक्वेंस को बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब हमने देखना है कि हम जिसके लिए, जो जातक है जिसके लिए ये देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसका जन्म नक्षत्र क्या है। या तो हमें नाम नाम अक्षर पता, नाम नक्षत्र पता चल जाए, लेकिन अगर हमें नाम नक्षत्र नहीं पता तो जन्म नक्षत्र पता चल जाए। तो जन्म नक्षत्र क्या है, तो सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माना हस्त नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है। तो हमने हस्त नक्षत्र का नंबर क्या होता है, 13। तो 13 नंबर पे हमने क्या करना है, यहां लिख देना है जन्म नक्षत्र। अब सूर्य है यहां पर, जन्म नक्षत्र है यहां पर। अब हमने सारे प्लैनेट्स को, जितने भी ग्रह होते हैं सबको, उनके उनके नक्षत्र के हिसाब से यहाँ पर प्लेस कर देना है। आज के नक्षत्र देख लेने हैं। तो सूर्य हो गए आश्लेषा में, चंद्रमा हो गई कृतिका। तो चंद्रमा को कृतिका में, मंगल हो गए मृगशिरा। मंगल। बुध हो गए पुनर्वसु। तो पुनर्वसु का क्या होता है,
पुनर्वसु 7, तो हो गए बुध। बुध के बाद बृहस्पति है पुष्य में, तो बृहस्पति को पुष्य में। शुक्र है उत्तर फाल्गुनी, तो उत्तर फाल्गुनी में शुक्र 26वां नक्षत्र है ना। और शनि है रेवती में, तो शनि रेवती में 27वां नक्षत्र। राहु है धनिष्ठा, धनिष्ठा 23, 23, 23 ये आगे राहु। ठीक है। केतु है मघा, तो केतु आ गए मघा में। अब हमें, अब यहाँ पर बात आती है, अब रीडिंग करेंगे। अब मैं आप ये देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये टेक्स्ट भी डाल दूंगी, तो आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। सूर्य कालानल चक्र की बनावट, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तीन तीन रेखाएं पूर्व पश्चिम, पूर्व दिशा ऊपर की होती है, तो ऐसे ऐसे करके तीन रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशाओं में खींचते हैं, तो ऐसे तीन रेखाएं खींच दी थी। पूर्व की दिशा में खड़ी रेखाओं पर त्रिशूल बना देते हैं, इन पे हमने त्रिशूल बना दिया था। अन्य छोरों पर मात्र फाल बना देते हैं, अन्य छोरों पर यानी कि यहाँ पर केवल ऐसे एरो लगा देते हैं सब जगह। दो तिरछी रेखाएं, दो हमने तिरछी रेखाएं ऐसे बनाई थी, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ, और फिर ऐसे भी, तो ऐसे भी बना दी। तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया। अंत में पूर्व दिशा के त्रिशूलों को एक चंद्र, अच्छा यहाँ से एक चंद्रमा की तरह श्रृंग बना दिया। रेखा 10 से 20 से घेर कर इन रेखा के दोनों सिरों पर फाल बना देते हैं, जिसे श्रृंग कहा जाता है, श्रृंग भी बना दिया। दोबारा पढ़ती हूँ। अंत में पूर्व दिशा के त्रिशूलों को एक चंद्राकार रेखा से घेर कर, जो तीनों त्रिशूल थे, तीनों त्रिशूलों को घेर कर ये आधा चंद्रमा से हमने यहाँ पर ये बना दिया था। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, पश्चिम दिशा के बीच वाले फाल पर एक लिखकर सीधी दिशा में उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में 2, 3, 4 आदि लिखते चले जाते हैं। इस प्रकार पश्चिम में आखिरी फॉल पर 28 लिखा जाएगा। हमने क्या किया, 28 न लिख के 27 लिखा, और जहां अभिजीत नक्षत्र आया था वहां पर हमने क्या किया, 21A लिख दिया था। इस तरह सूर्य कालानल चक्र की बनावट पूरी हुई। इस चक्र के बारे में मानसागरी में लिखा गया है, और मानसागरी में क्या लिखा है कि इस चक्र का प्रयोग रोग, विवाद तथा युद्ध के लिए प्रयाण करते समय इस चक्र का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। यानी कि क्या, कहाँ यूज करना चाहिए, रोग देखने के लिए, विवाद देखने के लिए, या युद्ध देखने के लिए। कहते हैं ना, जो 6th हाउस के एलिमेंट्स हैं, रोग, ऋण, रिपु, ये भी देख सकते हैं इससे। अब कह रहे हैं कि स्वर शास्त्र में वर्णित यह चक्र नितांत चमत्कारी है। जातक भरणम में भी इसके बारे में कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब जातक के नाम या नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को इस चक्र में यथास्थान बिठा देते हैं। ठीक है, सब जैसे यहां पर हमने जातक का जन्म नक्षत्र हस्ता लिया हुआ है, तो जहां जो भी जन्म नक्षत्र है वहां पे लिख दिया जन्म नक्षत्र है, ये यथा स्थान बिठा दिया। अब आगे, अब नाम जन्म नक्षत्र को देखिए। संभव है कि वह पश्चिम में त्रिशूलों के मूल के फलों पर हो, यानी कि 28, 1 या 2 पर हो। यह तीनों स्थितियां अशुभ फलदायक हैं। इसका मीनिंग हो गया कि अगर यहां पर आता है, थोड़ा नीचे करके बता दें, सूर्य जहां पर है वो 28वां इधर हो गया, और एक 2 इधर हो गया, ये अशुभ स्थितियां हैं। क्या है ये, अशुभ, अशुभ स्थितियां। आगे, अच्छा,
अशुभ कैसे है? क्योंकि अगर नाम नक्षत्र गोचर के सूर्य के नक्षत्र से 28वां पड़े तो चिंतादायक। अगर 28वां पड़े तो चिंतादायक। अच्छा, सूर्य नक्षत्र के साथ हो तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट। यहाँ पे मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट। अगला, वहां से दूसरे तारे हो तो अवरोध का या बंधन होता है। अगर यहां हो तो बंधन या अवरोध होता है। आगे पढ़ते हैं। अगर जन्म नक्षत्र श्रृंगों पर पड़ जाए तो अशुभ फल देते हैं। तो श्रृंग कहाँ है? यहाँ पर। ये रही श्रृंग। ये श्रृंग है ना, ये वाला जो चंद्रमा की ये सीन की तरह बनाया है। अगर इन पे पड़ जाए तो भी अशुभ होता है, तो यहाँ लिख देते हैं अशुभ। अशुभ। यदि नाम नक्षत्र वाम श्रृंग 10 पर पड़े तो रोग। दाहिने श्रृंग 20 पर पड़े तो अकारण आशंका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से गिनना है। यहां से गिनना है तो 20, 10 पर पड़े, वाम 10 पर पड़े तो 10 पर पड़ेगा तो ये अशुभ, तो ये तो वैसे भी अशुभ ही है। और 20 पर पड़े यानी कि यहां पर पड़े तो ये अशुभ है। ठीक है, वाम श्रृंग 10 पर पड़े तो रोग, दाहिने श्रृंग 20 पर पड़े तो अकारण आशंका। वाम का मतलब होता है उल्टे हाथ पर। तो अगर हम यहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये अब लिख दिया ना अशुभ। तो अशुभ का मीनिंग क्या है ये बता रहे हैं। तो रोग, 10 पे पड़ेगा तो रोग, 20 पर पड़े तो कारण चिंता। यहाँ लिखना चाहिए रोग होगा। अशुभता कौन सी, क्या अशुभता आएगी? ये यहाँ आएगा बंधन। एनीवे, संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर नाम नक्षत्र त्रिशूल के फलों पर यानी कि 11 से 19 तक कहीं भी पड़े तो पराजय या मृत्यु तक की संभावना होती है। तो 11 से 19 तक यानी कि ये जो त्रिशूल बने हुए हैं, इन पर कहीं पड़ जाए जन्म नक्षत्र इन पर कहीं आ जाए तो कहते हैं कि मृत्यु। मृत्यु लिख देती हूँ यहाँ इन सब के लिए। इन सब के लिए। आगे, उपयुक्त 3 स्थानों के अतिरिक्त जन्म नक्षत्र कहीं भी हो तो जातक को जय, लाभ तथा विविध प्रकार की अभिष्ट सिद्धि अवश्य होती है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो कहां पर अशुभ है जन्म नक्षत्र का होना? बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, यहां पर जन्म नक्षत्र का होना तो अशुभ है, और यहां पर होना अशुभ है नीचे। बाकी किसी भी जगह पर आ जाए तो अशुभ नहीं होता। यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जन्म नक्षत्र यहां नहीं होना चाहिए। कट लगा देती हूँ इसको। बाकी कहीं भी हो जाए, 3 से लेकर 9 तक, और इधर 21 से लेकर 26 तक कहीं भी हो जाए तो क्या होता है? ये ठीक है फिर। तो होता क्या क्या है? जय। जय मतलब जीत हासिल होती है, लाभ होता है, विविध प्रकार की अभिष्ट सिद्धि अवश्य होती है, यानी कि तरह तरह की जो भी मन में आ गई बात वो पूरी हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक और चीज इन्होंने कही है कि सूर्य कालानल चक्र में वेद को भी देखा जाता है। वेद यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस।
ठीक है, जैसे पंचशला का चक्र वगैरह में वेद होता है ना, वो चीज यहाँ बताई गई है। तो कह रहे हैं कि सूर्य कालानल चक्र में ये देखना चाहिए कि क्या जन्म नक्षत्र को कोई प्लानट वेद रहा है। तो देखिए, सूर्य कालानल चक्र के वर्णन में क्रम में वेद की भी चर्चा की गई है। जो चंद्र कालानल चक्र में नहीं है, अभी हमने चंद्र कालानल चक्र नहीं पढ़ा, तो मैं इसको यहाँ पे कट लगा देती हूँ। इसका एक कारण है, गोचर के सूर्य एक नक्षत्र में 13 से 14 दिनों तक अवश्य रहते हैं। जन्म नक्षत्र यदि गोचर के सूर्य के कष्टकारी स्थान पर पड़ जाए तो जातक का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने सूर्य कालानल चक्र के में वेद के फल भी बताए हैं। आइए अब पहले वेद को समझते हैं। अब याद रखें कि सूर्य कालानल चक्र में अन्य कोई नहीं, मात्र जन्म नक्षत्र का ही भेद होगा। ये देखना है कि जन्म नक्षत्र को कौन त्रिशूल चुभा रहा है। अगर त्रिशूल के नोक पर कोई ग्रह हो तो वह त्रिशूल के आधार का भेद करेंगे। 11 12 13 से 2 का, 11 12 13 से 2 का, 14 15 16 से 1 का, 17 18 19 से 28 का भेद हो रहा है। यानी कि ये सीधी लाइनें आप ऐसे समझ लीजिए वेद को समझने के लिए। ठीक है, वेद देखना बहुत आसान है, इसको देखिए समझ लीजिए। अब हमें ये देखना है कि जन्म नक्षत्र को कौन वेद रहा है। तो इस नक्षत्र की सीध वाली लाइन को हमें चेक करना है। ये आ गई इसके सीध की लाइन, और कोई लाइन तो इसके सीध में है नहीं। तो यहां बैठ के इसका भेद कौन कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। और कोई प्लैनेट इसका भेद नहीं कर सकता। ठीक है, आज आगे देखिए। अब यहां दे दिए वेद के फल। वेद के फल क्या होता है कि अगर जन्म नक्षत्र का वेद सूर्य करे तो मानसिक संताप होगा, चंद्रमा करे तो पारिवारिक प्रेम होगा, मंगल करे तो आर्थिक हानि होगी, बुध करे तो सुख, बृहस्पति करें तो लाभ, शुक्र करें तो रत्नों की प्राप्ति, शनि करें तो रोग और पीड़ा, राहु और केतु करें तो मृत्यु तथा कष्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सूर्य कालानल चक्र को समझना चाहिए। अब आगे ये भी लिखा है, इस प्रकार से हमने देखा कि गोचर के सूर्य के नक्षत्र से जन्म का नक्षत्र अगर 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 या 28वां नक्षत्र को छोड़कर बाकी नक्षत्रों में हो तो शुभ है। अगर वेद भी शुभ हो जाए तब सोने पे सुहागा। कुल मिलाकर अशुभ और शुभ वेद स्थान 14 14 ही हैं। अर्थात जीवन की भांति यहाँ भी सुख और दुख की संभावनाएं बराबर की हैं। तो आशा है आपको ये सूर्य कालानल चक्र अच्छा लगा होगा। लगभग 13 से 14 दिन की प्रिडिक्शन इसमें की जा सकती है, क्योंकि सूर्य एक नक्षत्र में 13 से 14 दिन रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।